आप सभी को नमस्कार साथियों, मैं शाश्वत मिश्रा अपने एमएस न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त मैं लगातार मऊ जिले में दौरे पे हूं और जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं मैं उनको अपने चैनल के द्वारा प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं। इस वक्त हम बैठे हुए हैं भूतपूर्व प्रवीण गुप्ता जी के पास और ये पूर्व में जो है कि जिला अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा से, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान थोड़े बहुत प्रश्न होंगे। प्रश्न कुछ इस टाइप के रहेंगे कि आजकल के युवाओं का जो नेतागिरी टाइप से चल रहा है या फिर नेता युवा है या फिर युवा ही नेता है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे राज हैं, उन सब बातों को टच किया जाएगा। तो चलिए सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। प्रवीण गुप्ता नाम है मेरा जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी में जो विषय आते हैं उन विषयों को आगे बढ़ाते हैं। जी। वैसे तो मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ, तो पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। जी। यही मेरा परिचय है। जी, तो सबसे पहले सर मेरा प्रश्न ये रहेगा जी कि युवा नेता है या नेता ही युवा है? देखिए, दोनों दो बातें हैं। जी। युवा है और राजनीति में आना चाहता है जी। तो निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि राजनीति एक विचारधारा का विषय है। जी। इस भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जी। और निश्चित रूप से अगर जो राजनीति में युवा आना चाहता है जी। तो उसको आना भी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। जी। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने देखा होगा भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जी। तो उसका आशय यही था कि अगर जो आप राजनीति में आना चाहते हैं तो अपने काम को करते हुए राजनीति में आकर के देश की सेवा करिए। सामाजिक राजनीतिक लाइफ में आकर के आपको जनता के बीच में जो काम करना चाहिए था। जी। और आपने जैसे पूछा कि युवा ही नेता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जी। ये देश युवाओं का देश है। जी। और युवा जब आगे आएंगे तो देश की प्रगति भी बहुत तेजी से आगे को जाएगी। जैसा कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान तो युवाओं का ही है। क्योंकि हमारे देश में हर वर्ग में बहुत ही योग्य लोग हैं और उसके योग्यता की परिभाषा तभी आ सकती है जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है कि वो किस क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है, आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, वो उसके स्किल से जिसमें प्रतिभा हो उसमें वो आगे बढ़ सकता है। चाहे रोजगार की बात करेंगे, राजनीति, व्यापार, किसी भी चीज की बात करेंगे, जो जिस योग्यता में हो उसमें आगे बढ़ाने का वो प्रयास करेगा। सर, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं सर कि नेता है क्या? नेता कहते हैं किसको? देखिए, नेता का जो प्रश्न आपने बताया, तो नेता कोई जाति तो नहीं है। जी हाँ। नेता इस नाते कहते हैं जिसके अंदर लीडरशिप हो। जी। नेता उसी को कहते हैं। जैसे आजादी जब हमारे देश में नहीं थी तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की पदवी दी गई थी। जी हाँ। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेता कहा जाता था लीडरशिप के नाते। जो लीडर हो, जो नेतृत्व करता है, उसको नेता बोलते हैं। अब आज के परिवेश में नेता की परिभाषा लोग अपने अपने हिसाब से गढ़ के बताते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो व्यक्ति नेतृत्व कर सकता हो, जो समाज को सही दिशा में ले जा सकता हो, जो समाज के उत्थान की बात कर सकता हो, उसे ही नेता मानना चाहिए। जी। तो जैसे कि आपका संघर्ष कैसे रहा जो कि जिला अध्यक्ष तक आप पहुंचे, तो आपके जो पुरानी चीजें हैं तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि कैसे संघर्षों से आप उभर करके आखिर इस पद पे आप आके इस वक्त बैठे हुए कि पूरा जिला ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश आपको पहचान रहा है। देखिए, मैं शिक्षा से जब वापस आया तो चूंकि शिक्षा जगत में हम लोग जब थे, शिक्षा ले रहे थे जी, तो उस समय छात्र जीवन में राजनीति हम सभी करते थे। जी। फिर धीरे धीरे मन में आया कि हमें, अगर जो मेरा मन था राजनीति करने का, मुझे राजनीति करनी है, तो अपना काम करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम शुरू किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पे अनेक दायित्वों पे मुझे अनेक दायित्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। और ये सफर चलते चलते फिर एक दिन एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी जनपद मऊ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में एक ऐसी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने वर्करों को आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में या उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो,
अचानक से ऐसे निर्णय आते हैं कि आपने देखा होगा कि सब लोग अचंभित से हो जाते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे उदाहरण मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो या संगठन में बहुत सारे निर्णय रहे हो। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि सबसे बढ़िया उदाहरण तो मेरे पे आता है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अनेक दायित्वों पे रह करके काम करने का अवसर दिया और मुझे जिलाध्यक्ष भी बनाया और आगे भी कहीं ना कोई काम मुझे भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहता है। जी जी। तो दायित्व कुछ दिनों को आता है, मिलता है, हम सभी अपना काम करते हैं जी। लेकिन कार्यकर्ता ही मूल पूंजी है, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है जी। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और उन तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को बहुत सारे अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। कई बार जन्म लेकर के भी इसका ऋण नहीं चुका सकता और राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते, इस विचारधारा से जुड़ने के नाते जब तक शरीर में जीवन और जान है तो हम सभी इस पार्टी में काम करते रहे। जी, आगे के प्रश्न की तरफ चलेंगे सर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार प्रश्नों पे प्रश्न किए जा रहे हैं और बहुत ही सटीक आंसर मिल रहा है, क्योंकि जब आंसर अच्छा मिलता है तो प्रश्न बढ़ते जाते हैं। सर मेरा आगे का प्रश्न ये रहेगा कि सभी पार्टियों की सोच एक ही है, समाज को आगे लेके जाना, समाज को विकास के मार्ग पे ले जाना, समाज को उद्यान के मार्ग पे ले जाना, सभी युवाओं को रोजगार मिले। तो जब सबकी सोच एक है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तो क्यों ना सभी एक पार्टियां एकजुट होकर काम करें? इसके विषय में आपका क्या सोच? इसमें आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ। मैंने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपनी इंडिया है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी। और ये लोकतंत्र जो है संविधान से चलने वाला देश है हमारा। जी हाँ। और संविधान में सबको अवसर मिला, सभी पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी विचारधाराओं को समाज में ले जा करके, अपनी बातों को रख करके, स्थानीय स्तर पर अपनी सरकार बना करके और अपनी अपनी नीति और नियति लागू करके समाज को आगे बढ़ाने का उन लोगों ने भी काम किया। जी जी जी। मैं किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, नीति और नियति। जी। तो नीति अलग विषय और नियति अलग विषय। आपकी नियति क्या है जी, कि हम समाज के बीच में कौन सा ऐसा काम कर जाए कि जिससे लोग लंबे समय तक याद रखें, और नीति किस प्रकार की बनाए कि समाज का उत्थान हो सके। जी। तो हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हम सबके राजनीतिक आराध्य हैं, पिछले पायदान में खड़ा व्यक्ति, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का जो हम सब ने संकल्प लिया है, उसके क्रम में आपने देखा होगा कि मैं 2014 से बात करता हूं। 2014 से देश के अंदर किस तरीके से परिवर्तन आया है, उसके पीछे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, किस तरीके से उस दौर में परिवर्तन करने का काम किया, देश को उत्थान के रास्ते पर ले जाने का काम किया। और ठीक उसके पीछे जब आप जाएंगे आजादी के बाद से, और 2001 बीच का 5 साल का श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कालखंड था उसको छोड़ दिया गया। आपने देखा होगा कि इनकी नीति और नियति हमेशा बात करते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 70-75 साल इन लोगों ने देश के ऊपर राज किया, गरीबी कितनी कम हुई। मैं इसका जीवंत उदाहरण देना चाहता हूं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उनका संकल्प था कि हर गरीब को छत देंगे, हर गरीब के घर में पानी की व्यवस्था होगी, हर गरीब को शौचालय देंगे, मुफ्त में सिलेंडर देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था में हम सुधार करेंगे, और ठीक इसी प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ा करके जो व्यक्ति जिस लायक है उसको वहां पहुंचाने का काम करेंगे। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जब जाएंगे, जो मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा, पानी, शिक्षा, ये सारी व्यवस्था तो किया ही किया उन्होंने। इसके साथ आपने देखा होगा कि जो वर्तमान की स्थिति है, जो देश अन्य देशों की तुलना में, जो भारत को लोग कहते थे सड़कें ठीक नहीं है, रेल का नेटवर्क ठीक नहीं है, या अन्य किसी भी अन्य देश के लोग कभी भारत में आकर के इस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। हमारे उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किस तरीके से बाहर से लोग आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कभी सुना होगा आपने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का और पूरी दुनिया के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की चर्चा हुई थी। उस काम को किसी ने आगे भी बढ़ाने का काम किया तो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाने का काम, जो काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में छूटा था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। कल्पना की बात करिए, मऊ जैसे छोटे जगह से 6 लेन और 4 लेन की सड़कें जुड़ गई, जो मुख्यालय की सड़कें गांव की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जो कभी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सड़कें बनती थी देश के अंदर, जो रेशियो था, आज 35 से 36 किलोमीटर रोज सड़कें बन रही हैं। आप थोड़ा कल्पना करिए
कि रेल जो कभी कोयले और डीजल से चलते थे, बिजली कभी हम लोग को समझ में नहीं आती थी कि बिजली से कैसे चलती है रेल। हम लोग पिछड़ी पूर्वांचल के पिछड़े इलाके से हैं। आज मऊ का रेलवे स्टेशन आप जाके देख सकते हैं जी, कितना सुंदर, दोहरी लाइनें बन चुकी हैं, ट्रेनों का आवागमन बढ़ा है। और आपने ये भी देखा होगा जी, कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चली, मैं तत्काल की बात करना चाहता हूँ, महाकुंभ की बात करना चाहता हूँ। हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 40 करोड़ लोग लगभग आएंगे स्नान करने के लिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज 50 करोड़ लोगों ने स्नान करने का काम किया है संगम में, ये भी महाकुंभ में। बहुत बड़ी बात है ये। और किसी देश की जितनी आबादी नहीं है उतने सारे लोग यहाँ पर आकर के स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, मीडिया के कुछ बंधुओं ने या कुछ अराजक तत्वों ने गलत तरीके से उसको प्रचारित, एक थोड़ी सी घटना बीच में हुई थी, जी हाँ, प्रचारित करने का काम किया, लेकिन हमारे इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने उसको बताया कि पहली बार अकल्पनीय है हम सबके लिए कि 3 लाख लोग 3 मिनट में डुबकी लगाते हैं और फिर दूसरे 3 लाख लोग 3 मिनट में अंदर जाके वापस आते हैं। इतनी सुंदर, इतनी सुगम व्यवस्था पूरे देश और दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार सर से सटीक जवाब मिल रहे हैं, तो सर आज थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दे से थोड़ा सा हट की बात होगी। जैसे कि आपकी रुचि किसमें है, गाने में या फिर बहुत सारे लोगों की रुचि होती है शायरी सुनने में, तो आपकी सबसे ज्यादा अत्यधिक रुचि किसमें है सर? देखिए, मैं वर्तमान परिस्थितियों को जीना चाहता हूं जी। जो आज का वर्तमान है कल का वही भविष्य होगा। जी हाँ। तो वर्तमान को जीते हुए भविष्य की परिकल्पना में रहना चाहता हूँ। जी हाँ। तो आज देश और दुनिया के अंदर क्या होता है हमने कल्पना तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा हमारे देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, मऊ की जनता से, जी हाँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जी हाँ। अपेक्षाएं तो हमने बहुत सारी पाल रखी कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, चाहे देश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो। जी हाँ। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि देश के प्रति हमारी भी जवाबदेही बनती है। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं 100% अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करिए। आपका देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। जी हाँ। और निश्चित रूप से मैं जिस काम में मेरा, जैसा कि आपने कहा कि आपका किसमें रुचि है, जी हाँ, तो मेरी रुचि इसमें है कि मैं अध्ययन करता हूँ, वर्तमान की परिस्थितियों का आकलन करता हूँ, फिर समाज में उन सब चीजों को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करता हूँ। जैसा कि अभी मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि जहां भी देखो युवाओं की छवि बढ़ती जा रही है। युवा कहीं भी किसी भी चीज में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर डांस हो, गाने का कार्यक्रम हो या फिर जो भी हो, कला का कोई ऐसा कंपटीशन हो, तो हर जगह युवाओं को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि बढ़ती संख्या में वो लोग जोर शोर से भाग ले रहे हैं। तो आज के समय में ये भी देखा जाए दूसरा पल्ला उठा के कि जो ये लव सब का मैटर चल रहा है, बहुत सारे, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था उन्होंने कि जो ये चल रहा है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल का जो प्यार बच्चों को हो जा रहा है, राह चलते प्यार हो जा रहा है, वो अपने पथ को भूल जा रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसका सबसे बढ़िया और जीवंत उदाहरण सिर्फ भारत देश के अंदर मिल सकता है। जी हाँ। भारत की संस्कृति, भारत की मिट्टी, जी, यहाँ से हमको प्यार होना चाहिए। जी, हमारे वेद पुराण और ग्रंथों का जी हमको अध्ययन करना चाहिए, जिससे ये सब विरक्तियां नहीं आने पाए हमारे बीच में। और इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण बताना चाहता हूँ। खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, खेल हर जगह, हर गांव में हमारी सरकार स्टेडियम बना के दे रही है, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटियों को अच्छी तरीके से हम उसको सुरक्षित और संरक्षित करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका उदाहरण मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमारी बेटी अगर जो ऑटो चला रही है तो एरोप्लेन भी उड़ा रही है। आज हमारी बेटी ट्रेन चला रही है तो सीमाओं पर रक्षा भी कर रही है। इस तरीके की व्यवस्था। और अगर जो आप योग्यता की बात करेंगे, अगर जो आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे, आपके पास संसाधन नहीं है, हमारी सरकार मुफ्त शिक्षा देने का भी काम कर रही है। कोचिंग क्लासेस चलाई, IAS का हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आप जिस क्षेत्र में योग्यता रखो आप उसमें जाइए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप उचित स्थान पर जाकर के उसकी जानकारी लीजिए। अब तो सबसे बढ़िया साधन आपके पास ये गूगल के माध्यम से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और हर चीजों की जानकारी आपको मिल सकती है। और जो विरक्तियां समाज में, जो आपने प्रेम प्रसंग के बारे में बात किया, तो मैं अपने युवाओं से आज आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे युवाओं को अपनी जिस कुल और जाति धर्म में हम पैदा हुए हैं, हमारे पीछे की पीढ़ियां
कैसी रही हैं और हम अपनी आगे की पीढ़ियों को कैसे अच्छा संदेश दे सकते हैं, इसके लिए उनको अपने अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अपने परिवार के बारे में जानना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़कर के अपना स्किल डेवलप करके हम सबको समाज को अच्छे स्थान पर पहुंचाने का काम करना चाहिए। जी हाँ, तो जैसा कि आप इसका हम लोग देख रहे हैं कि जवाब भी सर ने दिया, तो सर आगे के समय में आप देख रहे हैं कि जो आने वाली स्थितियां हैं, आप क्या फिर से चुनाव में जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे? कोई अगर टिकट देती है पार्टी? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। जी हाँ। हम भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हैं। जी हाँ। और हम किसी पद पे पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर रहे हैं। जी। और निश्चित रूप से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उचित समय आने पे मुझे उचित स्थान पे कहीं ना कहीं मुझे काम मिलता ही रहता है। जी हाँ। और जहां तक चुनाव लड़ने का विषय है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वर्कर और राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। पार्टी मेरे बारे में विचार करेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। जी। पार्टी जहां काम में लगा देगी वहां काम करेंगे। जी जी। तो हमारे मऊ की जनता को आप क्या आदेश या क्या निर्देश या फिर क्या अपने द्वारा संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं अपने सम्मानित मऊ की जनता से एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा जी, कि जिन जिन विषयों पे जो भी आपने जीवन प्रश्न किए हैं, जी हाँ, उन सारे विषयों पे जो हमारा उत्तर आया है, जी हाँ, तो मैं एक आग्रह हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा जी, कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा दे सकें। जी हाँ, हमको इसका प्रयास करना चाहिए। हम इस प्रयत्न को करते हुए एक समाज में अच्छा संदेश दे पाए। और देखिए, इतना बड़ा देश है, हम सबको सरकारी सिर्फ नौकरी की तलाश में हमको नहीं ढूंढना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे अवसर दिए हैं। जी जी। छोटे छोटे मैं आपको बता दूं, 10,000 से लगाए आप जितना कल्पना नहीं कर सकते उतना लोन की भी व्यवस्था है। आप अपना एजुकेशन लोन की भी व्यवस्था, आप पढ़ लिख करके नौकरी देने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी तो जो है वो तो जो योग्य है उसको मिल ही रहा है। जी जी। और जहां तक संस्कारों की बात करें, तो हम सबको उस संस्कार में बच करके अपने परिवार, जिस परिवार में जो संस्कार हमको मिले, उन संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए कि जो हमारे बाप की पीढ़ी है वो एक अच्छा संदेश दे सके। और ये क्रम चलता रहेगा। भारत का इतिहास कोई नया इतिहास तो नहीं। ये एक मैं कहूं तो आदि अनंत कालों से भारत में आकर के लोग, मैं दूर की बात नहीं करता, बगल में काशी है, आप पता कर सकते हैं कि आदि अनंत कालों से लाखों करोड़ों लोग आकर के रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर में काशी की धरती पे क्या है। तो ऐसा यूं ही नहीं है, ये बताइए मोक्ष की नगरी है। हमने दुनिया को मोक्ष का रास्ता दिखाया है। भारत की ऐसी संस्कृति है, भारत की ऐसी मिट्टी है, और जितने भी बड़े बड़े विद्वान हो सब इसी मिट्टी में जन्म लिए और देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, मैं पूरे इसका तरीके से समरी बता दूं कि मैंने पूछा कि युवा क्या है, युवा नेता बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सबसे मैंने पहले प्रश्न पूछा कि नेता ही युवा है या युवा ही नेता है। सारे प्रश्नों का तोड़ मोड़ के सर का आंसर यही है कि हमारा भारत जो है ना, एक बहुत बड़ा देश है और एक महान यूं ही इसको नहीं कहा जाता है। जहां का बच्चा प्रकाश की खोज में लगा हुआ है वो है हमारा भारत। तो सर के जवाब से हम बहुत अच्छा, सच में बात करने से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बात करने के दौरान ये सर की जो वाणी थी, जो अंदर से नहीं होता है कि मैं सच में अंदर से ये लगा कि प्रफुल्लित हो गया, मन गदगद हो गया कि जो जवाब था सटीक, मैं भले ही क्वेश्चन घुमा फिरा के कर रहा था, लेकिन सर का जो उत्तर था वो जवाब कहीं ना कहीं उस चीज को कटपीट करके वो अपने राह पे ही चल रहा था। तो इन सब चीजों को आगे छोड़ते हुए चलते हैं, क्योंकि ये चीजें तो हमेशा बातचीत होती रहती है कि चोट तो बहुत सारी लगी है, सिए जाएंगे चूहे से भी, लेकिन थोड़ा सा आराम से सोना, क्योंकि दाग लगने का भी डर रहता है। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमएस न्यूज पे जुड़े रहने के लिए। आगे का पोस्ट के लिए आप सभी ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।